अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? बहुत ज़्यादा निराशा से भरे हुए कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अफसरदगी के कमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। और लोग काफ़ी जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं दे आर डिसहार्टेंड। बट बात इतनी सी है कि फ़ुटबॉल जो है ना, फ़ुटबॉल इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक मेरा दोस्त था, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था अकेडमी में, एंड ही वॉज़ अ डाई हार्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन और मैं एक लिवरपूल फ़ैन हूँ। तो 2012 में उसने मुझे कहा कि फ़ुटबॉल जो होती है ना वो साइक्लिकल होती है। फ़ुटबॉल जो टीम जिसको आप सपोर्ट करते हो ना, वो कभी भी एक मरहले के अंदर नहीं रहेगी, कभी भी एक एरा के अंदर नहीं रहेगी। एरा चेंज हो सकता है, आपको पेशेंस दिखानी होती है। और फुटबॉल में उसने मुझे एक लाइन बोली थी, फ़ुटबॉल में फ़ेथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फ़ेथ, आपको भी वो फ़ेथ रखना होगा। और एक पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन होने के लिए आपको थोड़ा सा पागल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हर पाकिस्तानी फ़ैन थोड़ा सा पागल होता है। वो ये ख्वाब देखता है कि एक दिन उसकी टीम फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगी। शायद उसके जीते जी ना खेले, लेकिन शायद उसके मरने के बाद खेले। शायद वो एक दिन एशियन कप में अपनी टीम को खेलता हुआ देखे। यू हैव टू बी अ मैड ड्रीमर टू बिकम अ पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन। तो अगर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन मुझे ये कह सकता है, उस एकेडमी में उसने मुझे कहा कि तुम एक दिन प्रीमियर लीग भी जीतोगे, एक दिन तुम चैम्पियंस लीग भी जीतोगे। और 11 साल बाद हम प्रीमियर लीग, चैम्पियंस लीग, FA कप, लीग कप सब कुछ जीत चुके हैं। तो फ़ुटबॉल इज़ साइक्लिकल। और एक फ़ुटबॉल प्योरिस्ट जो होता है या फ़ुटबॉल रोमांटिसिस्ट जो होता है, हर पाकिस्तानी फ़ैन एक रोमांटिसिज्म जो है ना उसका एलिमेंट रखता है, रोमांटिसिज्म का। क्योंकि ये हाँ कोई क्लब की टीम तो है नहीं, यह आपके मुल्क की टीम है, यह आपकी सरज़मीन की टीम है। ये मैं उसी फ़ैन को कह रहा हूँ जिसने मुझे ये कमेंट किया था, ये उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इस नज़रिए से देखना होगा कि ये जो टीम है ये एक प्रोसेस है और आपको इसके साथ पेशेंस दिखाना होगा। क्लब फ़ुटबॉल में तो चलो आप ट्रॉफ़ी जीत रहे हो, आप लिवरपूल सपोर्टर हो गए, आप यूनाइटेड सपोर्टर हो गए, आप बार्सिलोना के हो गए, आप रियल मैड्रिड के हो गए। लेकिन इवन देन ये जो आपके मुल्क की टीम होती है ना, इसकी अपनी एक फ़ीलिंग होती है। ये जैसी भी है, घटिया है, बुरी है, अच्छी है, ये टीम अपनी है। इसके लोग अपने मुल्क के लोग हैं, तो इसे हमें सपोर्ट करना है, करना ही करना है। हाँ, आप क्रिटिसाइज़ करो कि यार शहजाद अनवर जो हमारा मैनेजर है उसने मैनेजमेंट ठीक नहीं की, उसने फॉर्मेशन ठीक नहीं करी, करो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें आना भी चाहिए गुस्सा, क्योंकि रिज़ल्ट ही ऐसा था। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम गुस्सा भी शो करो। क्रिकेट के टाइम भी तो तुम गुस्सा शो करते हो ना, जब तुम हारते हो। जब पाकिस्तानी कौम क्रिकेट में हारती है, गुस्सा शो करते हो ना, इधर भी करो, इधर भी करना चाहिए। बट ये नहीं कहना चाहिए कि यार मैं अब इस टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमें अरसा ही कितना हुआ इस टीम को दिल से एक्सेप्ट किए हुए। हमने इसको सपोर्ट करना ही कब शुरू किया है? 6 महीने पहले, 16 नवंबर से 8 महीने पहले, या शायद आप मेरे ख्याल से 3.5 साल के बैन से पहले अगर आप देख रहे हो तो आप कब से सपोर्ट कर रहे होगे? 2019 से, 18 से? ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिधर 12-12 साल से शाहरुख सुहेल लड़ रहे हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए। 20-20 साल ज़िंदगियाँ गंवा दी हैं अली एहसन साहब ने और शाहरुख सुहेल ने इस गेम के लिए, ताकि ये फ़ुटबॉल की जो गेम है किसी तरह पाकिस्तान में फ्लरिश कर जाए। आपको एक पागल आदमी बनना पड़ेगा अगर आपने पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना है। और मैं एक पागल आदमी हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम के इश्क में पागल हूँ और हम इस टीम को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क की टीम है और ये हमारे दिल के बहुत करीब है। तो बात इतनी सी है कि अब मैं आता हूँ जो मैच है उसके ऊपर। क्यों हारे हम क्यों हारे? हम आज सीखने की कोशिश करेंगे कि हम मॉरिशस के ख़िलाफ़ क्यों हारे। बहुत डिबेट चलती है पाकिस्तान में कि जी ये लोकल है, ये डायस्पोरा है, ये फ़ॉरेन है, ये लोकल है। नहीं, ये सब पाकिस्तानी है। इन सब के खून में पाकिस्तानी खून दौड़ता है। एवरीवन ब्लीड्स ग्रीन इन दिस टीम। चाहे लोग डिवाइड करें, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करें डायस्पोरा और लोकल के बीच में, मैं वो फ़र्क नहीं करूँगा। मेरी ये पूरी कोशिश है। तो पाकिस्तान टीम जिसमें सब पाकिस्तानी खेलते हैं, मॉरिशस से हार गई। क्या ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है? नहीं, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये शुरुआत है
इस मैच के लिए हमने लड़ा है, हमने इसके एनओसी के लिए लड़ा है और हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो जंग शुरू हुई है। और जंग शुरू होने से पहले ही अगर हम हथियार डाल देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा पाकिस्तानी होने का, क्या फ़ायदा है हमारा फिर पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम को ये क्लेम करने का कि हम उससे प्यार करते हैं। ईमान जब डगमगाता है ना, तो जब सबसे मुश्किल टाइम आता है ना, तब ईमान डगमगाता है। और तुम्हारा जो ईमान है इस वक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के ऊपर नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि इस टीम को, इस फ़ुटबॉल टीम को तुम्हारी ज़रूरत है, पाकिस्तानियों तुम्हारी ज़रूरत है। मैं बात करना चाहता हूँ टैक्टिकल एनालिसिस पे। एंड हम 3-4-3 खेल रहे थे। शहजाद अनवर की अगर आप ये 2 पिक्चर्स देखें तो वो खिला रहे थे 5-2-3, आप समझ लें। ओटिस खान एज अ फॉल्स 9 खेल रहा था, थोड़ा सा वो डीप ड्रॉप इन कर रहा था इन टू द मिडफील्ड, वो ड्रॉप इन कर रहा था एंड फॉल्स 9 की तरह वो ऑपरेट कर रहा था। अब्दुल समद अरशद विंग्स पे ऑपरेट कर रहा है, हारून हामिद लेफ़्ट विंगर खेल रहा था। अब आप ये देखो कि हारून हामिद लेफ़्ट विंगर खेल रहा था, हालांकि उसको मिडफील्ड 3 में होना चाहिए, लेकिन वो लेफ़्ट विंग में खेल रहा था। ओटिस खान पूरा सीज़न ग्रिम्सबी टाउन के लिए लेफ़्ट विंग पे खेला है, लेकिन वो फॉल्स 9 खेल रहा है। गलती हुई है या नहीं हुई है? ओटिस खान, मैं नहीं कहता कि वो फॉल्स 9 नहीं खेल सकता, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो स्ट्राइकर नहीं खेल सकता। ठीक है, आप इन मैचेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये टीम अभी बिल्ड हो रही है, ये एक प्रोसेस है। 3.5-4 साल में पहली बार ये टीम असेंबल हुई है। 2019 में हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला था, उसके बाद तो हमने कुछ किया ही नहीं। 22 में जाके नेपाल का मैच मिला, फिर अब जाके 2023 में मैचेस मिले। और आपको ये भी देखना होगा कि इस टीम ने सिर्फ, ये जो लड़के आए हैं, इन्होंने सिर्फ मुश्किल से 10 ट्रेनिंग सेशंस साथ किए होंगे, ये जो लड़के अभी आए हैं मॉरिशस के अंदर स्पेशली। और ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल तो आज लैंड किए हैं। हसीब खान, शुरू में हमें लगा सबको कि शायद वो लेफ़्ट बैक खेल रहा, वो लेफ़्ट बैक नहीं खेल रहा था, वो सेंटर बैक ही था, लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक था, बैक 3 में खेल रहा था। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? अदनान याकूब। मैं ये नहीं कह रहा कि अदनान याकूब जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था हसीब खान को, ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब कर रहा था डिफेंसिव वाइज, लेकिन जब अटैक में जाना होता था वो कुछ ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर पा रहा था अदनान याकूब। उसकी स्ट्रेंथ्स को लिमिट कर दिया आपने जब आपने अदनान याकूब को लेफ़्ट विंग बैक खिलाया, जबकि वो एक राइट विंगर है, वो प्राइमरीली एक राइट विंगर है। ओटिस को आप सेंटर फॉरवर्ड खिला रहे हो, हारून हामिद को आप गलत पोजीशन में खिला रहे हो, आप अदनान याकूब को गलत पोजीशन में खिला रहे हो। तो फिर कोच साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या थिंकिंग थी इसके पीछे, क्या थिंकिंग थी? ठीक है, मैं कोच नहीं हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे ये लेकिन समझाया जाए, व्हाट वाज योर थिंकिंग बिहाइंड दिस? डबल पिवट आप खिलाते हो, आपने उस वीडियो में जो अभी PFF में जो वीडियो आई है, जो व्लॉग बना है पूरा, उसमें मैनेजर के मुंह से ये साफ अल्फाज निकल रहे हैं कि क्योंकि वो सेंट्रल जोन्स में न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी जो है वो लेकर आते हैं, तो मुझे यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिडफील्डर चाहिए। ठीक है, ओटिस खान ड्रॉप कर रहा था, लेकिन क्या आपकी जो मिडफील्ड की शेप थी, ओटिस खान अगर ड्रॉप कर भी रहा था, क्या वो सही थी? क्या वो डिसओरिएंटेड नहीं थी? क्या ये सच नहीं है कि आपकी पूरी मिडफील्ड डिसओरिएंटेड थी और हारून हामिद जो कि लेफ़्ट विंग खेल रहा था, उसके अलावा कोई भी 1-2 पासेस प्रॉपर तरीके से स्ट्रिंग नहीं कर पा रहा था? और मोस्टली ओटिस खान हैड अ ग्रेट गेम, हारून हामिद हैड अ ग्रेट गेम, और अदनान याकूब भी डिफेंसिव वाइज ही वॉज प्रिटी गुड। हाँ, उसकी आपने स्ट्रेंथ ही लिमिट कर दी। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि गलत पोजीशन में खिलाया। अब मॉरिशस ने क्या किया कि उन्होंने 4-5-1 का बैंक रखा हुआ था, उन्होंने सारी पासिंग लेन्स को ब्लॉक कर दिया, चाहे वो हसीब खान की पासिंग लेन हो टू आप कह लो कि जो लेफ़्ट बैक है या लेफ़्ट विंग बैक था अदनान याकूब। अब अदनान याकूब इतना हाई चढ़ा हुआ है ऊपर, और वो क्या नाम है उसका, राव उमर हयात, वो कितना हाई चढ़े हुए हैं। आप मैच भी निकाल के देखो, आपको समझ आ जाएगी ऑपोजिशन के हाफ में है वो दोनों। महमूद मूसा खान चीख के मर गया कि भाई तू करीब आ ताकि मैं तुझे पास दे सकूं, मेरे लिए रास्ता तो बनाओ, मेरे लिए पासिंग एवेन्यूज़ तो खोलो, पासिंग लेन तो खोलो। राव उमर हयात साहब ऊपर चढ़े हुए हैं, वो अदनान याकूब ऊपर चढ़ा हुआ है, और 2-2 गज़ का बल्कि 4-4 गज़ का एक वर्टिकल आप समझ लें बिटवीन मिडफील्ड एंड बिटवीन डिफेंसिव लाइन एक स्पेस था, एकर्स ऑफ स्पेस। इवन व्हेन वी हैड पोजेशन, नॉट विदाउट पोजेशन की मैं तो बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं वो बात ही नहीं कर रहा। पहली बात ये है, आपने फॉर्मेशन मेरे हिसाब से गलत खेली। आप 3-4-3 से या 3-4-1-2 से आप बिल्डअप कर रहे हैं, आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं उस टीम के ख़िलाफ़ जो कि हाई प्रेसिंग कर रही है और हाई टेम्पो दे रही है। पासिंग टेम्पो उनका सही तेज़ था, तेज़ पासिंग निकल रही थी, वन टच। उनका जो नंबर 6 वो ऑर्केस्ट्रेटर था, हर चीज़ वो कर रहा था। राइट बैक वो खेलता था, डबल पिवट में आके वो खेलता था, फ्री किक वो लेता था, कॉर्नर वो लेता था, राइट विंगर वो था। उसको आप कंटेन ही नहीं कर पा रहे थे। उनका नंबर 8 जो है, मुझे उसका भी नाम भूल के काफ़ी मुश्किल नाम है, दैट नंबर 8
वो इतना क्लेवर था कि जब 5-4-1 का बैंक होता था वो 5-4-1 में जो सेंटर बैक्स हैं वो अलग होते थे और वो बीच में आके बैठ जाता था होल्डिंग मिडफील्डर, और जब पोजेशन में जाते थे तो 4-4-2 में वो मिडफील्ड में आ जाता था। इनफैक्ट 4-4-2 भी नहीं था, इट वाज मोर लाइक आप समझ लो कि 4-5-1 में वो खेल रहे थे, इवन विद पोजेशन। तो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी जो थी उसका तो बाप भाई एक कर दिया था वो जो नंबर 8 की शर्ट वाला बंदा था, क्योंकि 3 मिडफील्डर उन्होंने वहाँ पे तैनात कर दिए और आपके 2 मिडफील्डर जो है ना वो आपस में खेल रहे हैं। रईस नबी जो कि 2 साल से प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ुटबॉल का मैच खेला ही नहीं है, ट्रेनिंग कर रहा है वो ग्रीस की एकेडमी में। और दूसरा कौन है जी, आपका आलमगीर 50-50 सेकंड लगा रहे हैं एक पास करने में। मैं कहता हूँ ना कि आपकी जो ग्रास रूट्स लेवल है, 34th नेशनल गेम्स आपका ग्रास रूट्स लेवल है, NCC आपका ग्रास रूट्स लेवल है जिसमें डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, तो अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करोगे तो सच्चाई ये है कि वो एब्सोल्युटली शिट है। आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इस वक्त, तो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नॉन एग्जिस्टेंट है। फिर आप लेके आते हैं जी अली उज़ैर को, अली उज़ैर अदनान याकूब लेफ्ट विंग बैक से जाता है, अली उज़ैर आ जाता है। अब अली उज़ैर बेचारा क्या करे, वो उस पोजीशन पे कभी खेला ही नहीं है लेफ्ट विंग बैक पे, आप उसको लेफ्ट विंग बैक खिला रहे हो। जैसे ही अली उज़ैर आए हैं 2 गोल पड़े हैं उस फ्लैंक से, ठीक है मानता हूँ हसीब खान की पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा शिट थी, एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक, लेकिन उसको उस मोमेंट एंड टाइम पे सेकंड और थर्ड गोल में कौन कवर कर रहा था, अली उज़ैर। अदनान याकूब जब तक था फिर भी अटैक्स बच रहे थे थोड़े बहुत, वो जो थोड़े बहुत अटैक्स बच रहे थे वो भी गए जब आप अली उज़ैर को लेके आए। दैट वाज अ रॉन्ग मूव। इट शोज़ कि आपके पास बेंच पे कुछ है ही नहीं, आपके पास बेंच पे स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ अपने एनालिसिस के अंदर कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। आपके लोकल प्लेयर्स बहुत से ऐसे हैं जो कि इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल फुटबॉल खेल सकें। दिस इज़ वाई फॉर शॉर्ट टर्म फिक्स आपको डायस्पोरा प्लेयर्स चाहिए, आपको चाहिए, आप उनके बगैर गुजारा ही नहीं कर सकते। इस मोमेंट पे तो आप गुजारा नहीं कर सकते, 5 साल बाद शायद आप गुजारा कर पाएँ अगर आपकी लीग वापस आ जाती है और अगर आप एकेडमीज़ पे काम करते हैं, आप डिपार्टमेंट्स हटाते हैं, ग्रास रूट्स लेवल पे काम करते हैं। एज 8 से लेके एज 12 के बच्चे के ऊपर आप कब काम करेंगे? मैं ये NC से सवाल पूछ रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन कमेटी कब काम करेगी 8 साल के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक, और ये कब तक हमें इसके जो फ्रूट्स हैं वो नज़र आएंगे? इसका प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? पाकिस्तान प्रीमियर लीग कब तक वापस आ सकती है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2024 में आएगी, लेकिन अगर तब भी ना आई तो फिर हम क्या करेंगे? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। हमें जो मॉडल है हाइब्रिड मॉडल लेके चलना होगा, और वो हाइब्रिड मॉडल ये है कि आपको ग्रास रूट्स लेवल पे भी काम करना होगा, पाइपलाइन से लोकल बच्चा निकालना होगा जो कि इतना अच्छा हो, जो कि इंटरनेशनल मैच में खेल सके, जैसे नेपाल के खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे इंडिया के खिलाड़ी खेलते हैं, या इवन बांग्लादेश भी बेटर हो गया हमसे। तो ग्रास रूट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, साथ में आपको डायस्पोरा प्लेयर को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको दोनों को साथ मिला के चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम 8 या 9 डायस्पोरा प्लेयर्स पर डिपेंडेंट रहें, और उसमें से 2 डायस्पोरा प्लेयर वो हैं, अदनान याकूब ने भी इतने ज़्यादा मिनट्स नहीं खेले होंगे, लेकिन 18 मंथ्स में कितने मैच खेले हैं आप निकाल के देख लो। 2 साल 2.5 साल बल्कि शायद इससे ज़्यादा हो गया, रईस नबी खेला ही नहीं किसी क्लब के लिए। ये 2 डायस्पोरा प्लेयर आप लेकर आए हैं और फिर आप इनको गलत पोजीशन में खिला रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो मैं किसको ब्लेम करूँ? आई विल से कि शहजाद अनवर मेड अ मिस्टेक, ही शुड एक्सेप्ट इट। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सैक कर दिया जाए, उसने सिर्फ बेचारे ने अभी 3 गेम्स जो हैं वो मैनेज किए हैं, इसका ये मतलब नहीं है। मेरा मकसद कहने का ये है कि जहाँ शहजाद अनवर ने गलती की है उससे वो सीखें और इस टीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इस टीम के अंदर कि ये टीम बाउंस बैक करेगी, इसमें पूरी एबिलिटी है। मैं इस टीम में यकीन रखता हूँ, आप रखते हो या ना रखते हो, मैं इस टीम में यकीन रखता हूँ। मैं जानता हूँ ये टीम कुछ बड़ा कर सकती है, इसमें एबिलिटी है, और मैं इस टीम के ऊपर से अपना फेथ नहीं हटाऊँगा। मेरा मैनेजर के ऊपर से भी फेथ हटा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके टैक्टिक्स गलत थे, आपकी टीम सिलेक्शन गलत थी, क्योंकि आपके सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक हो रहे थे और आप अपनी मिडफील्ड और डिफेंस को बिल्कुल भी आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। डिफेंस लाइन से मिडफील्ड लाइन तक पास ही नहीं सप्लाई हो रहा, तो विंगर्स तक कैसे जाएगा? फिर हमारे प्लेयर्स की डिसीजन मेकिंग, जाहिर है कोई सिस्टम है नहीं, कोई लीग है नहीं, कुछ हो रहा नहीं, तो ज़ाहिर है डिसीजन मेकिंग। जब वलीद खान आया, राइट विंग खेल रहा था वलीद खान, मैंने पूरा मैच बैठ के देखा। हसन बशीर को आप लेके आए, वलीद खान को आप लेके आए, अली उज़ैर को आप लेके आए। वलीद खान के पास एक इंस्टेंस आया जिसमें उसने सिर्फ पास करना था ओटिस को, या हसन बशीर था वहाँ पे, सॉरी हसन बशीर। उसने क्या किया? कट इन मार रहे हैं। वाई आर यू मेकिंग अ कट इन? ये डिसीजन मेकिंग कौन ठीक करेगा? मैं जानता हूँ वो बहुत यंग है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग आपका सिस्टम ठीक करेगा। प्लेयर्स की इतनी गलती नहीं है जितनी हमारे सिस्टम की गलती है। हमारा सिस्टम गलत है
और हम वही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और हम उस सिस्टम को इम्प्रूव भी करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। डायस्पोरा प्लेयर्स के ऊपर खाली डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। हाँ, बहुत अच्छी बात है आप लेके आ रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। फ्लैंक्स पे इन लोगों ने आपको मारा है, वही मैंने बात की कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर इतना डिस्टेंस होगा तो आप कैसे पास करोगे? जब बॉल मिडफील्ड में आ ही नहीं रही, एक मिडफील्डर के पास बॉल आ ही नहीं रही, वो बॉल पास ही नहीं कर पा रहा फाइनल थर्ड में। हमारे जो 3 फॉरवर्ड्स थे, हारून हामिद, ओटिस खान, और जो तीसरा था हमारा अब्दुल समद अरशद, जो कि हैड अ बिलो एवरेज गेम। और आपके जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं, जिनको हमारे जर्नलिस्ट कहते हैं कि यार ये तो आसमान से उतरे हुए हैं, ये जो लोकल प्लेयर्स हैं, इसमें से एक ही प्लेयर ने प्रॉपर परफॉर्म किया, उसका नाम है अब्दुल्ला शाह, और उसकी भी फर्स्ट हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस थी। सेकंड हाफ में वो भी आउट ऑफ पोजीशन हो रहा था, अगर आपने मैच देखा हो गौर से। मतलब मुझे समझ नहीं आती, 5-2-3 आप खिला रहे हो और बिल्डअप कर रहे हो उससे एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जो कि 3 मिडफील्डर्स के साथ खेल रही है और 2 जो हैं फुल बैक्स के साथ खेल रही है। और बेलीसोन ने तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें तबाह बर्बाद कर दिया। लेफ़्ट फ्लैंक से वो अटैक कर रहे थे, बेलीसोन आ रहा था, अंदर कट इन करता था। उनकी जो नंबर 10 शर्ट वाला जो प्लेयर था वो कट इन करता था, आई थिंक जेरेमी, क्या नाम है उसका मुझे भूल गया। एक तो जेरेमी ने गोल भी मारा था, जेरेमी ऑल्सो स्कोर्ड अ गोल। वो कट इन करता था, जोन 14 में बॉल पास की, एकदम से 1 टच पास करता था उनका प्लेयर, नंबर 6 जो उनका प्लेयर था वो पास करता था, और बिल्कुल 4 मरले का मकान आप वहाँ पे बना सकते हैं। जिस जगह पे हसीब खान साहब खेल रहे थे और अदनान याकूब तक तो उतना नहीं स्पेस बनी थी, जैसे ही अदनान याकूब को हटाया, स्पेसेस ऑफ स्पेसेस, बिकॉज अली उज़ैर वहाँ खेल रहा था। और आपकी जो सब्सटीट्यूशंस थी वो भी गलत थी। आप आराम से हसन बशीर को ओटिस खान के साथ खिला सकते थे, ओटिस खान आराम से लेफ्ट विंग खेलता, पूरा सीज़न खेला है वो खेलता। लेकिन नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपने किया है कि ये पाकिस्तान ये स्कोर लाइन डिज़र्व नहीं करता था। पाकिस्तान को 3-0 से तो डेफिनेटली नहीं हारना चाहिए था। हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ड्रॉ हो जाएगा, हम हार जाएंगे, लेकिन 3-0 से हारना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई एम हैप्पी कि पाकिस्तानी जो हमारे फैंस हैं उनको एक प्रॉपर रियलिटी चेक मिलेगा, जो कल तक मुझे गालियाँ दे रहे थे। और आपको ये बात समझनी चाहिए, फ़ुटबॉल में प्लानिंग और प्रिपरेशन भी चाहिए होती है, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। तो आपको एग्जीक्यूशन भी लानी पड़ेगी, प्लानिंग भी लानी पड़ेगी, और प्रिपरेशन भी रखनी पड़ेगी, और आपका एक विज़न होना चाहिए भाई। 2030 का विज़न है सऊदी अरेबिया का, 2047 का विज़न है इंडिया का। फ़ुटबॉल के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपका क्या विज़न है? NOC ना देना, ये विज़न है ना आपका। हम वो मुल्क हैं, हम वो कौम है इस वक्त कि हमें एक एक मैच के लिए NOC की लड़ाई लड़नी पड़ी है। हमें ये भी नहीं पता कि पता नहीं हम साफ कब खेलेंगे भी कि नहीं इस मोमेंट इन टाइम पे। तो हम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं? हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? यही रिजल्ट्स आने हैं फिर, ऑब्वियसली यही रिजल्ट्स आने हैं। स्टेबिलिटी है ही नहीं, स्टेबिलिटी लाना ही नहीं चाहता कोई, किसी को पसंद ही नहीं स्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर, तो फिर कैसे रिजल्ट्स आएंगे? बात इतनी सी है कि आपको पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और आपकी जो फुटबॉल का जिस्म है उसके अंदर कैंसर है। कैंसर को एक्सेप्ट करें कि आपके फ़ुटबॉल के अंदर कैंसर है, और उसको रेक्टिफाई करें और उसको हटाएं। सिर्फ इन बातों से काम नहीं चलेगा कि जी हम डायस्पोरा प्लेयर लेकर आ गए हैं, हमने 2 अकेडमीज़ बड़ी अच्छी खोल ली हैं, और जी अब जो है पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है वो आएगी 2024 में। सारी चीज़ों को साथ मिला के चलना पड़ेगा। अंडर 23 टीम का कोच कौन है? कोच? किसी को नहीं पता। अंडर 17 टीम खड़ी होगी आपकी, बन गई आपकी अंडर 17 टीम? कहाँ है अंडर 17 टीम? ये सवाल कौन पूछेगा ये सवाल? तो बात ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की शदीद ज़रूरत है हमें, लेकिन मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, मुझे इस टीम में पूरा यकीन है कि ये कुछ ना कुछ उखाड़ेगी ज़रूर, और मैं मरते दम तक इस टीम के लिए लड़ता भी रहूँगा और इस टीम को सपोर्ट भी करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे मुल्क की टीम है, ये मेरे मुल्क के लड़के हैं, मेरे वतन के लड़के हैं, जो बहुत मुश्किल हालात में खेल रहे हैं इस मोमेंट इन टाइम पे। तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा सा सब्र रखें, तहम्मुल रखें, क्योंकि ज़िंदगी में ना हर चीज़ ट्रॉफ़ीज़ नहीं होती। ज़िंदगी में रोमांटिसिज्म भी इम्पॉर्टेंट होता है, और आपका मुल्क भी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई बिलीव इन रोमांटिसिज्म इन फुटबॉल। आई बिलीव एज अ फुटबॉल प्योरिस्ट कि ट्रॉफ़ीज़ हर चीज़ नहीं होती। एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट ट्रॉफ़ीज़। ट्रॉफ़ीज़ से बढ़ के और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हमें एक फ़ुटबॉल कल्चर डेवलप करना चाहिए, एक कंसेंसस के साथ बात करनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि हमने क्या गलती की है, हमने क्यों ये किया जो हमने कल देखा। तो आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।